महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक बालक, पिता शिक्षक। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं की जाए, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी रियासत चुनी, एक मामूली शिक्षक की नौकरी चुनी। और रियासत भी ऐसी चुनी जहाँ पे क्रांतिकारी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे उसको शरण मिलती थी। एक परिवार बड़ा था, बच्चे के मन में हौसले बहुत थे। एक शिक्षक पिता अपने बच्चों को जितनी अच्छी परवरिश देना चाहता था वो दे रहा था, लेकिन बच्चे के मन में इससे ज़्यादा कुछ करने की चाहत थी। इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का हाथ बटाने के लिए, अपने भविष्य को और उज्जवल करने के लिए कुछ दूसरे सहारे लिए। ट्यूशन पढ़ाना शुरू करी, घर घर अखबार डालना शुरू किए और अपनी पढ़ाई जारी रखी। बच्चे का मन डॉक्टर बनने का था। परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थी। एक क्लर्क की नौकरी ज्वाइन करी। इस देश में करोड़ों लोग क्लर्क बनते हैं, लेकिन जिनके मन में कुछ सपने होते हैं वो क्लर्क की नौकरी के साथ कुछ और भी करना चाहते हैं। इस नौजवान के मन में कुछ और करने का जज्बा था। नौकरी के साथ साथ लॉ ज्वाइन किया और शायद परमपिता परमेश्वर ने देश के इतिहास के बदलने में जिन लोगों का नाम आता है उसमें इस नौजवान का नाम लिखना तय किया था। वो व्यक्ति देश के सबसे ऊंची संसद में पहुंचा। और आज हम जब देश में वंदे मातरम और राष्ट्रगान की बात सुनते हैं तो शायद उनका नाम सामने आता है, क्योंकि वो परंपरा उन्होंने ही संसद में शुरू करी। जिस समय देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गैस के कनेक्शन के लिए लाइन लगाए बैठे रहते थे, सांसद की चिट्ठी लेकर आते थे कि एक गैस का कनेक्शन मिल जाए, उस समय इस व्यक्ति के हाथ में देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर की कमान सौंपी गई और कुछ ही समय में हर आदमी को 1 सिलेंडर की जगह 2 सिलेंडर मिलने लगे। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप समझ गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नायक, एक छोटा सा बालक जिसके सपने जितने बड़े थे, शायद ईश्वर ने उनके हाथों से किस्मत और बड़ी लिखी थी। 3.5 साल से ज़्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में उनको आए हुए, और उन्होंने कई सारी ऐसी परंपराएं शुरू की जिसकी हम और आप चर्चा करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इन मानवीय संवेदनाओं के प्रति हमारे राज्यपाल का क्या नज़रिया है और जीवन का ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में राम नायक जी खुद मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में। बहुत बहुत आभार आपका राज्यपाल महोदय, आप हमारे साथ आए। ये जानना चाहते हैं कि एक जो आपका हम लोगों ने एक बड़ा पूरा विवरण, और आप जिस तरह छोटे बचपन में आपका परिवार इस तरह जूझ रहा था, आपके मन में उस समय सपने क्या थे? कि मतलब आप केवल डॉक्टर ही बनना चाहते थे या ज़िंदगी उससे भी कहीं आगे ले जाने की सोचते थे? नहीं, सच बोलना है तो ये है कि पढ़ाई में क्या करना आगे, तो मन में इच्छा थी डॉक्टर बनने की। बौद्धिक दृष्टि से क्षमता थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से नहीं थी। तो पिताजी जो एक स्कूल के मुख्याध्यापक थे, उन्होंने कहा कि आपके 4 साल की शिक्षा की मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन मेडिकल में ज़्यादा समय लगता है। और 4 साल में भी आप ख्याल में रखिए कि आपको बड़ा भाई है, छोटा भाई है, 2 बहनें हैं, तो आपको कॉलेज की पढ़ाई में भी कुछ ना कुछ आपको कमाना होगा मेहनत करके। फिर इसलिए मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया। कुछ महीने मैंने सुबह 5 बजे उठकर घर घर जाकर अखबार भी डाले। तो इच्छा तो ये थी कि पढ़ूं, लेकिन साथ ही साथ पढ़ने के साथ ही साथ पिताजी का दृष्टिकोण और समाज की सेवा करने के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक जो हमेशा दैनंदिन प्रेरणा मिलती थी, उससे मुझे लगता था कि चलो जो मैं करूँगा, पढ़ाई पूरी करूँगा, उसके आगे मैं कुछ ना कुछ देश के लिए कर सकूँगा। और इस भूमिका में मैंने बीकॉम की पढ़ाई करना शुरू किया। 4 साल में मेरा दुर्भाग्य ये था कि अंतिम वर्ष में ही अक्टूबर महीने में मेरे पिताजी का अल्सर का ऑपरेशन करना था, और उसमें ही दुर्भाग्य से वह उनका मृत्यु हो गया। मेरे लिए परेशानी 2 प्रकार की हो गई। एक तो मुझे परीक्षा पूरी करके पास होना है, और थोड़ा मैं सोच रहा था कि मैं शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ 4-5 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए प्रचारक के नाते निकलूँ। तो अभी मुझ पर ही जिम्मेदारी आ गई परिवार की, और इसलिए मैं नौकरी के लिए जैसे भी बीकॉम परीक्षा का रिज़ल्ट आ गया, मैं मुंबई में गया और अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में मैंने अपर डिवीज़न क्लर्क की नौकरी ले ली और काम किया। शाम को
नौकरी समाप्त होने के बाद भी लॉ कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, लॉ कर दिया। और लॉ करने के बाद मुझे सरकार के कार्यालय में काम करते समय थोड़ा ऐसा लगता था कि जितना मुक्तता होनी चाहिए काम करने में वो नहीं थी, बंधन भी ज़्यादा कुछ थे। अच्छा, मुझे बंधन से कोई नाराज़गी नहीं होती क्योंकि काम करने का मुझे आनंद रहता है। फिर मैंने लॉ पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी छोड़ दी, प्राइवेट में काम किया। और मुंबई में काम करते करते 4 कंपनियां जो मुंबई के जीवन में, आर्थिक जीवन में महत्व की थी, खेरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ करके था। एक कंपनी थी खेरा स्टील वर्क्स करके, वो स्टील फर्नीचर बनाती थी मुंबई में और सारे देश में। गोदरेज के बाद वो क्रमांक 2 की कंपनी बन गई थी। फिर एक कंपनी थी जो डबल डेकर बस बॉडीज़ बनाती थी मुंबई शहर में, और उस समय पर दिल्ली में 2 ही शहरों में डबल डेकर बसेस चलती थी। तीसरी एक कंपनी थी वुडन फर्नीचर की, और चौथी अप्लायंसेस, प्रेशर कुकर वगैरह। ऐसे 4 कंपनियों का मैं कंपनी सेक्रेटरी और चीफ अकाउंटेंट करके काम करता था। आनंद आता था काम में। ये इसी बीच में जनसंघ में या संघ के काम आप इसी बीच में करते रहे शुरुआत में? हाँ, मैं वैसे बचपन से खेलने के लिए बचपन में जाना है तो उन दिनों में महाराष्ट्र में 2 ही पद्धति होती थी। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, या वैसे ही समाजवादी पार्टियों की ओर से एक राष्ट्र सेवा दल करके था। SM जोशी जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर थे, वो उसके मुखिया थे, और इसलिए खेलने के दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गया और जाते जाते उनका ही हो गया मैं। तो आप जब संघ में काम करना चाहते थे तो संघ इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन आप चुनाव लड़े, फिर लगातार आप वहाँ कई बार आपने रिकॉर्ड बनाया वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वो समझने में कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा है कि मैंने इस प्रकार की नौकरी मिलने के बाद भी मुझे उन दिनों में भारतीय जनसंघ के लोगों ने कहा कि भाई आप काम तो अच्छा कर रहे हो, तो आप नौकरी छोड़कर पूरे समय भारतीय जनसंघ के लिए काम करो। तो वैसे मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन मेरी शादी हुई थी, मुझे 2 लड़कियां थी, और परिवार में न घर में कोई ज़मीन है, न इस प्रकार कोई आर्थिक सोर्स है। तो मैंने तो कहा भी ये नहीं हो सकता है। फिर बात में ये आ गया कि भाई आपको जो आर्थिक व्यवस्था आपकी थी वो हम कर लेंगे। तो एक दृष्टि से वो जो परिवार की चिंता थी वो समाप्त हो रही थी। मैंने पत्नी से बात की कि ऐसा ऐसा वो कहते हैं, तो पत्नी ने कहा कि नहीं तो ऐसे भी आप कहाँ घर में रहते हैं, काम में ही लगा रहते, बाहर सामाजिक काम में जाते हैं, अच्छा रहेगा कुछ आप घर में भी अवेलेबल होंगे इसके कारण। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि राजनीति का मामला है, तो राजनीति में कभी क्या होगा बोला नहीं जा सकता है, तो आप मुझे नौकरी करने के लिए अनुमति दीजिए। ये कौन से संघ की बात है? ये 1969 की। मेरी शादी हुई 1960 में, बाद में सर्विस करते करते। तो महिलाएं नौकरी में आमतौर पे थी? हाँ, मुंबई में सामान्यतः महिलाएं नौकरी करती थी, मुख्यतः शिक्षिका, गवर्नमेंट ऑफिसेस या नर्सिंग वगैरह क्षेत्र में। तो मेरी पत्नी MA तक पढ़ी थी, तो उन्होंने B.Ed का कोर्स किया और मुंबई महापालिका के हाई स्कूल में उनको नौकरी मिल गई। और फिर मैं मुक्तता से एक काम करने लगा। भारतीय जनसंघ का मुंबई का संगठन मंत्री करके मुझे जिम्मेदारी दी थी, दायित्व दिया था। लेकिन उसमें जनसंघ में ये बात थी कि जो संगठन मंत्री करके काम करता है वो कोई चुनाव नहीं लड़ता है, यानी अपने ओर से एक जिसको हम कह सकते हैं कि अपने ओर से ये बंधन कि भाई चुनाव नहीं लड़ना, तो इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन बाद में आपातकालीन स्थिति आ गई, दिन बदल गए, भारतीय जनसंघ फिर जनता दल मिलकर जनता पार्टी बन गई,
तो संगठन का काम भारतीय जनसंघ में नानाजी देशमुख देखते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब पहले जैसे यहाँ संगठन का काम तो जनता पार्टी में नहीं होगा, आप चुनाव लड़ो। और आपातकालीन स्थिति के बाद विधानसभा का चुनाव मैंने लड़ा 1978 में। तो वहाँ से फिर और फिर लगातार आप जीत का क्रम आपने उस शायद मेरे ख्याल में बोरीवली विधानसभा का नाम हाँ, था। मुंबई में बोरीवली विधानसभा करके उपनगरीय क्षेत्र है, और उस उपनगरीय क्षेत्र से लगातार 3 बार मैं जीतता रहा। केवल लगातार जीतता था इतना नहीं, तो हर समय पर मुझे परसेंटेज में पहले से ज़्यादा वोट मिलते थे, तीनों बार। और फिर लोकसभा के चुनाव के बारे में भी ऐसी बात हुई। मैं मुंबई के भारतीय जनता पार्टी का बाद में अध्यक्ष भी बना। तो लेकिन केंद्र के लोग कह रहे थे कि भाई आपने लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कहता था कि मुझे मुंबई के काम में रुचि है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम लोगों ने मुंबई में जो उत्तर भारतीय लोकसभा क्षेत्र है उसके लिए उम्मीदवार का नाम की घोषणा भी पार्टी ने कर दी। वीरेंद्र शाह करके एक उद्योगपति थे, अच्छे थे, सामाजिक दृष्टि से भी समाजवादी विचारधारा के थे और बहुत बड़े अच्छे थे। तो उनकी उम्मीदवारी हमने घोषित की थी पार्टी ने। लेकिन आइन मौके पर उनको लगा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो फिर पार्टी के सामने बात आई कि भाई अभी कि नहीं कहते तो क्या करे, कौन लड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, नानाजी देशमुख जी ने कहा भाई अभी आप भी लड़ सकते हो। तो इसलिए मैंने 1989 में पहले दफ़े लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस समय पर मेरे सामने समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता, जिनको मुंबई नहीं देशवासी पानी वाली बाई कहते थे, मुनाल गोरे, उनके सामने मैं लड़ रहा था कहिए, या हम दोनों एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे कहिए। उनका मैंने 1,32,000 अधिक वोट लेकर उनको परास्त किया और वहाँ से फिर संसदीय जीवन मेरा शुरू हुआ। मैं 5 बार उसी क्षेत्र से लोकसभा में भी सदस्य। ये भी अपने आप एक इतिहास था शायद। हाँ, 5 बार। मुंबई के थोड़ी आत्मस्तुति होगी, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। ऐसा है कि मुंबई में अब तक कोई भी, मुंबई ने बहुत बड़े बड़े नेता देश को दिए। कांग्रेस के ओर से तो बहुत लोग, एक एस.के. पाटिल करके थे, उनको तो मुंबई का राजा माना जाता था। फिर कम्युनिस्टों के कॉमरेड डांगे, इंटरनेशनल व्यक्तिमत्व था। समाजवादियों में जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे कई लोग। लेकिन तब तक किसी ने 2 से अधिक समय पर लोकसभा का चुनाव नहीं जीता था। तो मैं अकेला हूँ कि 3 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा ऐसे चुनाव जीता। लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, और वो प्यार तो काम के कारण ही मुझे मिला। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है, आपने जिस तरह से सामाजिक जीवन की शुरुआत करी और फिर लगातार जीत का सिलसिला चीज़ा, एक मूल मंत्र क्या था? लोगों को क्या चीज़ आपकी महाराष्ट्र के लोगों को अपील करती थी जो आपको जिताते रहे? नहीं, देखिए, मैं तो मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता, कोई आर्थिक ये नहीं। लेकिन जिस प्रकार से मुंबई के संगठन में मैं संगठन मंत्री था, तो कार्यकर्ताओं से, समाज से जो मेरा हम कह सकते हैं कि नज़दीकी थी, या समाज की समस्याओं के बारे में मेरी जानकारी जो थी, और मैं काम करते समय उस भूमिका में काम करता था, उसके कारण मुझे हर समय पहले से अधिक वोट भी मिलते थे। हमारे यहाँ मेरे पहले एक रामभू मालगी करके विधानसभा के जनसंघ के बड़े अच्छे सदस्य थे, बहुत सिस्टमेटिक काम करने वालों में से। बाद में लोकसभा में भी थे। तो हम जब पहले विधानसभा के सदस्य बने, तो जितने जनसंघ के लोग थे उनका उन्होंने अभ्यास वर्ग लिया, और उन्होंने काम करते समय क्या दृष्टिकोण होना चाहिए इसके बारे में गुरु मंत्र हम लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपको मत दिया है उनके तो आप प्रतिनिधि है ही, लेकिन जिन्होंने आपके विरोध में भी मतदान किया है
अब चुनाव होने के बाद, आप जीतने के बाद आप उनके भी प्रतिनिधि हैं। इतना ही नहीं तो जिनको मतदान का अधिकार होते मतदान के लिए गए नहीं, उनके भी आप प्रतिनिधि हैं। और बच्चे हैं जिनको मतदान का अधिकार नहीं है, उनके भी आप प्रतिनिधि हैं। और इतना ही नहीं तो पेड़ है, प्राणी है, पक्षी है, उनके भी आप प्रतिनिधि हैं। तो ये सब देखकर आप काम करते रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस चुनावी रणक्षेत्र में सफलता का मुख्य कारण ये है कि मैं सबके लिए काम करता रहा, और उसके साथ एक प्रामाणिकता, संवेदनशीलता, ये बातें जो होती है उसके कारण मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। आप जब केंद्र में आए हो संसद में, खास तौर से मुझे लगता है कि जब वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपने संभाली थी, हम भी छोटे थे उस समय, और देखते थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पीछे पीछे लोग जाते थे कि एक एप्लीकेशन पे गैस का कनेक्शन मिलता था। वो बड़े भाग्यशाली लोग होते थे जिनके गैस का कनेक्शन मिल जाता था। मुझे याद है जब मैंने पढ़ा था 1 करोड़ से ज़्यादा शायद आवेदन थे जब आप पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो वो समस्या आपने कितने दिनों में कैसे हल नहीं, ऐसा है कि उस समय समस्या ये थी कि लोगों को 2-2, 3-3 साल प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता था, गैस कनेक्शन नहीं मिलता था। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो सांसद है उनको हर 3 महीने में 25 कूपन्स का एक किताब दिया जाता था, और फिर वो जिनको दे उनको प्रायोरिटी से ये मिलता था। जब मैं पेट्रोलियम मंत्री बन गया तो उस समय पर 1 करोड़ 10 लाख प्रतीक्षा सूची में लोग थे। मैंने संकल्प किया कि मैं इसमें परिवर्तन करूंगा, और फिर ऐसी नीति अपनाते हुए मेरे कार्यकाल में वो वेटिंग लिस्ट समाप्त करके 3 करोड़ 40 लाख नए कनेक्शंस हमने दिए। जब से एलपीजी का शुरू हुआ तब से मैं पेट्रोलियम मंत्री था, तब तक 3 करोड़ 20 लाख ही कनेक्शन दिए थे। तो मेरे कार्यकाल में 5 साल में हमने इतने दिए, और जिनको 2 सिलेंडर चाहिए उनको 2 दिए। देखिए, आखिर किसी के घर में 1 सिलेंडर है या 2 सिलेंडर है, उसको पकाने के लिए जितना चाहिए उतना, लेकिन एक ख़त्म होने के बाद दूसरा आने में कभी कभी जो देरी होती है उसमें फिर मिडलमैन गड़बड़ करते हैं। तो मैंने वो समाप्त कर दी, और इसलिए जिसको जो चाहे 2 सिलेंडर हमने शुरू किए। और जो मध्यम वर्गीय है या आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है या पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, उस समय पर उत्तराखंड नहीं था, बाद में बना, लेकिन ऐसे जगह पर वो 14 किलो का एलपीजी का सिलेंडर उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने 5 किलो का सिलेंडर बनाया। आपने ही शुरुआत की। हाँ, मैंने किया था। और इसलिए यह एक दृष्टि से बहुत बड़ा परिवर्तन होता। और मैंने उसमें भी एक भूमिका ये रखी थी, मैं कहता था कि धुआं मुक्त रसोई घर। नहीं तो जो पकाती है देहात की महिला भी, वो लकड़ी लाते हैं, तोड़ के लाते हैं, या गब्बर, ये क्या बोलते हैं आप उसको, गोबर से ये करते हैं खंड, तो उससे धुआं होता है। धुआं होता है तो काम पकाने वाली महिला के रोटी बनाती है तो उसके नाक में, आँख में जाता है, पानी आता है, और वो थोड़ा काला हो गया तो हम पत्नी को बोलते हैं कि तुमको दिखता नहीं क्या काला हो गया। तो धुआं मुक्त रसोई घर, ये संकल्पना लेकर, तो ये माना जाए कि आपका उस ख्याल का परिवर्तन अब मोदी जी की उज्ज्वला योजना में दिखाई दिया। ऐसा है कि वह परंपरा आगे बढ़ाई गई, लेकिन यदि बीच में खंड नहीं होता तो और लोगों को उसका लाभ होता। मतलब 2004 में सरकार समाप्त हुई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, और फिर वो नई व्यवस्था हुई। लेकिन मैं आपको अभी मेरे बारे में आप पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ पेट्रोलियम मंत्री के नाते। देखिए, 1962 में पेट्रोलियम अलग मंत्रालय बन गया। उस समय पर, उसके पहले मतलब 62 तक केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स और पेट्रोलियम, ये 3 विभागों का एक मंत्रालय था।
तो 1962 में पेट्रोलियम का अलग मंत्रालय बन गया। तो 1962 से 2018 तक इतने दीर्घ काल में 5 साल कोई पेट्रोलियम मंत्री रह गया है तो मैं हूँ। बाकी कोई ना कोई कारण से 2 साल के बाद 3 साल के बाद ऐसे बदल होते रहे। एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण थी कि पेट्रोलियम मंत्रालय को कहा जाता था काजल की कोठी है, वहाँ पे जाता दाग जरूर लगता है, क्योंकि सबसे मलाईदार भाषा में, आम भाषा में कहा जाता था। लेकिन आपका टर्नओवर में मेरे ख्याल से बहुत पारदर्शी नीति रही। एक चीज़ का और जिक्र पार्लियामेंट के लोग बहुत करते हैं, वो बहुत पैर अच्छी शुरुआत की थी आपने पार्लियामेंट में वंदे मातरम और राष्ट्रगीत गान के लिए किया। तो वो शुरुआत कैसे हुई थी पार्लियामेंट? अभी देखिए, वह तो मेरी संसदीय जागरूकता के कारण हो गया। केरल के 2 सदस्यों ने, और केरल के 2 सदस्य मतलब वो कोई वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, एक मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट थे और एक मुस्लिम लीग के थे। उन्होंने सवाल पूछा था कि उन दिनों में राष्ट्रगान स्कूलों में गाया जाए या नहीं गाया जाए, इस बात को लेकर केरल में विवाद चल रहा था। खास करके क्रिश्चियन स्कूल्स में ये बात चल रही थी। तो सवाल ये था कि क्या ये सच है कि कुछ स्कूलों में राष्ट्रगान गाया नहीं जाता है? यदि हाँ, तो उसका कारण क्या है और सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? ये प्रश्न था। वो सवाल सदन में नहीं आया। सदन में नहीं जब आता है तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में उसको आप आधे घंटे की चर्चा का विषय लेकर उपस्थित कर सकते हैं। लेकिन उत्तर वो ऐसा था कि हाँ, ये सच है कि कुछ स्कूलों में ये नहीं गाया जाता। उसका कारण क्या है? उसका उत्तर ये था कि संभवतः उपेक्षा यह उसका कारण है। और फिर सरकार क्या करने जा रही है? तो सरकार और एक परिपत्रक निकालेगी और ये कहने के लिए कहेंगे। तो मैंने इस बात को लेकर कि ये उत्तर से समाधान नहीं होता है, और फिर उन्हीं दिनों में मैंने चर्चा करके, क्योंकि जब संविधान समिति में राष्ट्रगान कौन सा हो, इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। मैंने ये पढ़ा भी था और उसमें ये हुआ था कि ज़्यादा लोग चाहते थे वंदे मातरम राष्ट्रगान हो, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जनगण मन के बारे में उनका राय था। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने रूलिंग देते समय ये कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं तो जनगण मन राष्ट्रगान होगा, लेकिन राष्ट्रगान इतना ही महत्व वंदे मातरम को भी दिया जाएगा। तो ये मैंने चर्चा में ये बात छेड़ी, और उन्हीं दिनों में दूरदर्शन पर जो लोकसभा का और राज्यसभा का प्रश्नकाल होता है वो दिखाना शुरू हुआ था। उन दिनों में आज के जैसे इतने मीडिया नहीं थे, केवल शाम को आता था। हाँ, और दूरदर्शन पर। तो मैंने कहा कि भाई, हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो सारा हिंदुस्तान देखता है, तो यदि हम यहाँ वह गाना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान सारा देखेगा। और जैसा कहा जाता है कि यद यद आचरति श्रेष्ठाः तदैव इतरे जनाः, तो यदि हम यहाँ गाना शुरू करेंगे तो सब लोग देखेंगे और सब लोग गाएंगे। इस बात को लेकर चर्चा छेड़ी, उसमें काफ़ी चर्चा हुई। उस समय पर मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह यह मानव संसाधन मंत्री थे। तो मैंने कहा कि हम यहाँ शुरू करेंगे। तो उत्तर देते समय उन्होंने बड़े होशियारी से उत्तर दिया, वो अच्छे पार्लियामेंट्रियन थे ही, कि उन्होंने कहा कि राम नाईक जो कह रहे थे वो हमें भी मंजूर है, लेकिन अध्यक्ष जी ये सभागृह में क्या करना उसका निर्णय लेना आपके हाथ में है। ऐसा करके उन्होंने, तो फिर मैंने लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि आप इसके लिए कमेटी बनाई, विचार करिए। और फिर कमेटी बन गई, कमेटी के सामने चर्चा हुई, और फिर जब सत्र शुरू होता है तो पहले दिन जनगण मन गाया जाता है, और जब समाप्त होता है तब वंदे मातरम गाया जाता है। आप मुझे पूछेंगे कि मेरे संसदीय जीवन में मैंने बहुत बातें की, लेकिन मुझे ये सबसे बड़ी बात ये लगती है कि ये हुआ 1992 में। देश आज़ाद हुआ 1947 में,
हमने संविधान का स्वीकार किया 1950 में, तो 1950 से 1992 में तक 42 साल जनगण मन और वंदे मातरम लोकसभा में नहीं गाया जाता था। कितनी बड़ी ये बात थी, लेकिन मेरा शुरू किया, मुझे उसमें बहुत खुशी लगती है। एक दूसरा पहलू हम जानने की कोशिश करेंगे हम छोटे से अंतराल के बाद, और जानेंगे राम नाईक जी के कुछ और ऐसे अनछुए पहलू जिनके बारे में आप अभी तक जानते नहीं होंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। व्यक्ति के लिए ये निश्चित रूप से आत्मानुभूति इससे अच्छी कुछ हो नहीं सकती कि उसने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया कि आज देश के सबसे बड़े सदन में राष्ट्र की जाए। एक और चीज़ का जिक्र लोग आपके बारे में बहुत करते हैं, भारतीय संविधान की शायद आपने कुछ एक पुस्तक रखवाई थी, वो क्या मामला था? ऐसा है कि भारत का जो संविधान है अंग्रेजी और हिंदी, वह अंग्रेजी और हिंदी संविधान पर जितने भी उस समय पर संविधान समिति के सदस्य थे उनके हस्ताक्षर है, और पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में जो अंग्रेजी ओरिजिनल कॉपी है वह दिखाने के लिए ऐसी कांच में बहुत अच्छे ढंग से लिखी है। तो और दोनों में, अंग्रेजी में और हिंदी में जो लिखी गई है वो हाथ से लिखी गई है, अंग्रेजी का भी उसी प्रकार से है। और उसमें हर चैप्टर के पहले कहाँ राम का चित्र है, कहाँ कृष्ण का चित्र है, हर चैप्टर के पहले बुद्ध का चित्र है, सुभाष चंद्र बोस का है, छत्रपति शिवाजी का है, अकबर का है। तो ये वहाँ है। तो मैंने पहले सवाल उठाया कि भाई ये तो अंग्रेजी है, हिंदी कहाँ गया? तो हमने कहा हिंदी रखो, और हमने कहा कि ये केवल लाइब्रेरी में क्यों, आप इससे प्रिंट करवाइए। और मैंने अध्यक्ष जी को सुझाव दिया कि आप प्रिंट करिए, लोग खरीदेंगे अपने उपयोग के लिए, और कितने लोगों के कैसे हस्ताक्षर है इस प्रकार से। तो मेरे कहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने वह कॉपीज़ प्रिंट करवाई, अंग्रेजी और हिंदी। और फिर उस समय पर सभी सदस्यों को एक एक दी गई, लेकिन बेचने के लिए भी रखी गई। और उसमें से दो बातें हो गई। एक तो इस प्रकार का ओरिजिनल जो संविधान है वो लोगों को देखने के लिए मिला। और अभी अभी एक जो मामला हो गया उसमें तो इतना उपयोग में आया मुझे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम हिंदी क्षेत्र में भीम राव, दो शब्द अलग, और उनका सही शुभ नाम तो अम्बेडकर है, उसके बदले में अम्बेडकर लिखा जाता था। तो मैंने यहाँ 2 महीने के पहले की बात है, मैंने कहा भाई ये गलत है, उनका सही नाम भीमराव एक शब्द है। अब मैं ये कहूँ और इतने दिनों में किसी ने ये बात नहीं छेड़ी, तो अभी राम नाईक को कहाँ से बात आई? इस प्रकार के जो अखबारों दुनिया में चर्चा होती है। तो फिर हमारे पास एक किताब था, तो हमने उस पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हस्ताक्षर जो है वो भीमराव रामजी अम्बेडकर ऐसा है हिंदी में जो है, और अंग्रेजी में जो है डॉक्टर नहीं लिखा है, BR अम्बेडकर ऐसा है। तो मैंने वो बात सामने रखी। फिर मैंने और एक बात की, देखिए संविधान में लोकसभा में काम करते समय कई बातें निकलती रहती है। मैं 1989 में पहले दफ़े लोकसभा में गया, और 1990 में डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म शताब्दी आ रही थी। तो लोकसभा में जाने के बाद पहले महीने में ही
मैंने एक सवाल पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म शताब्दी आ रही है तो उसमें डाक टिकट सरकार निकालेगी क्या और उसको किस प्रकार से करेगी। उस समय पर मंत्री ने उत्तर दिया कि नहीं, उनके बारे में पहले 2 टिकट निकाले हैं तो अभी नया टिकट निकालने का कोई औचित्य नहीं है। फिर मैंने वो सवाल को लेकर, मैं वीपी सिंह उस समय पर प्रधानमंत्री थे, तो मैं उनको मिला, मैंने कहा कि ये क्या है, अब इतने महत्व का नेता और इसलिए योग्य पद्धति से करना चाहिए। तो मैंने उनको ये भी कहा, पत्र लिख कर दिया, चर्चा की कि जिस प्रकार से हमने लोकमान्य तिलक, बाद में महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी जन्म शताब्दी जिस प्रकार से हमने मनाई, उसी प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मनानी चाहिए। उसके लिए एक आप कमेटी बनाई और उस काम के एक हिस्सा करके एक नया टिकट निकालिए। ये मैंने कहा। लेकिन राजनीति में कई परिवर्तन आते हैं। वैसे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन गए। तो फिर मैं चंद्रशेखर जी के पास गया और मैंने उनको कहा, मेरा और उनका परिचय भी अच्छा था क्योंकि वो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं जनता पार्टी में मुंबई का अध्यक्ष था, तो कई बार मिलना वगैरह था। तो उनको कल्पना वो अच्छी लगी। फिर उन्होंने कमेटी बनाई, टिकट भी निकाला। अब वो 1991 में जो टिकट निकाला उस पर भी उनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ऐसे है। तो 2 प्रूफ, मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने सोचा नहीं होगा कि उनके नाम को लेकर कोई विवाद हो सकता है, लेकिन एक ऐसे भूमिका में काम करते करते जो चीज़ें सामने आती है वो मैंने रखी है। लेकिन और लोग ये मानते हैं कि हालांकि राज्यपाल का पद राजनीति से अलग होता है, लेकिन लोग ये मानते हैं राम नायक जी जब कोई स्टेप उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंच जाता है। दलित वोटों के संघर्ष के बीच में अचानक आपका अभी ऐसा है ना, जो राजनीति जो चश्मे से देखते हैं उसके लिए मेरा कोई इलाज नहीं। लेकिन ये भी देखिए ना कि मैं संविधान से बंधा हुआ हूँ और संविधान के नाते मुझे राज्यपाल के नाते काम करना पड़ता है। तो जिस संविधान के आधार पर मुझे काम करना है, उस संविधान के जो शिल्पकार थे, यदि उनका नाम गलत कोई भी कारण से यहाँ हुआ तो मैं वो सुधारने के लिए जो मैंने प्रयास किए उसको कोई राजनीति कहता है तो मैं क्या कहूँ। कुछ लोग और उदाहरण देते हैं, जैसे पहली बार ऐसा हुआ था कि राजभवन में आपने संघ प्रमुख को मोहन भागवत जी को भोजन पे बुलाया था। आमतौर पर उस समय में कोई राजभवन में इतनी हिम्मत नहीं कर रहा था कि संघ प्रमुख को अपने भोजन पे बुलाए। या आपने बीच में राम जन्मभूमि में कहा था, एक स्टेटमेंट आपका चर्चित हुआ था कि राम जन्म मंदिर बनना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि ये स्टेप जो है होते हैं वो क्या उपयुक्त होते हैं? नहीं, इसमें असंवैधानिक क्या है? देखिए, राज्यपाल का जो काम होता है वो संविधान के तहत दिया हुआ है। अब संविधान के तहत मैं जिस संगठन में काम कर रहा था और वो संगठन के जो मुखिया लखनऊ में आए थे, तो मैं उनको मेरे घर पर भोजन के बुलाऊं तो भी किसी को पेट में दर्द होता है, तो मेरा कोई इलाज नहीं इसलिए। लेकिन मैं काम करते समय मैंने संविधान की मान्यता केवल शब्दों में नहीं, जो भावनात्मक है वो हमेशा रखी है। और इसलिए आप अभी 3 वर्ष 9 महीने हो गए हैं, मैं काम करते समय नई बात मैंने की होगी तो संविधान की मर्यादा रखते हुए सबका सम्मान हो जाए, इस प्रकार से मैंने काम किया है। और इसका मुझे लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश की जनता में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर की जनता में भी इसका एक बड़ा स्वागत है। अब इसमें किसी को राजनीति लगती है तो अब वंदे मातरम हमने शुरू करवाया, वो राजनीति है क्या? अब देखने का ढंग है। लोग मानते हैं कि आप लोक लेखा समिति में थे तो आपके कारण एक मंत्री की छुट्टी हो गई थी केंद्र में। जैसे आपने एक अच्छी पहल करी थी बम्बई में, शायद वो पहली ट्रेन थी जो सिर्फ महिलाओं के लिए चलाई गई थी, उसमें भी शायद आपका बहुत सक्रिय योगदान रहा था। उत्तर प्रदेश में 3.5 साल से ज़्यादा हो गए, तो ऐसा कोई क्रांतिकारी काम उत्तर प्रदेश में कब शुरू करेंगे कोई, आप जिसको लगे कि हाँ क्रांति? नहीं, देखिए, क्रांतिकारी कहा या ना कहा, लेकिन जिसके बारे में लोगों को भी अच्छा लगा है
ऐसे मेरे ख्याल से मैंने कई काम किए हैं, लेकिन एक यह विषय है कि जो मैंने पहले जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनके सामने भी मैंने वो विषय रखा था कि उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेश सब अपना स्थापना दिन मनाते हैं। मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो महाराष्ट्र पहले बॉम्बे प्रोविंस था, उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र भाषा के आधार पर 2 प्रदेश हो गए। आज इस समय पर देश में 21 राज्य ऐसे हैं कि जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं मनाता था। तो मैंने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाना चाहिए, इस बात को लेकर लोगों के सामने जानकारी रखी। जानकारी कौन सी थी कि उत्तर प्रदेश का पहला नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस था, और यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम उत्तर प्रदेश कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी जानकारी आम आदमी को नहीं थी। तो मैंने कहा भाई यूनाइटेड प्रोविंस के बदले में उत्तर प्रदेश, यह राज्य का नाम बदला गया। 24 जनवरी 1950 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें कहा कि हियर आफ्टर यूनाइटेड प्रोविंसेस विल बी नोन एज उत्तर प्रदेश। तो वो उत्तर प्रदेश का जन्मदिवस हो गया। अब मैंने यहाँ सुझाव रखा, पहले के सरकार ने नहीं माना, योगी जी की सरकार आई, योगी जी को मैंने कहा, उनको ये कल्पना अच्छी लगी, और इसी वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाया। अब 1950 से 2018 68 साल हो गए। तो अब उत्तर प्रदेश का दिवस इतने जोरदार ढंग से हुआ, और केवल बिल्कुल तहसील तक ये कार्यक्रम हो गए। लेकिन उसमें से जो बात आई, उसमें से बात ये आई कि हम केवल ऐसा स्थापना दिवस नहीं मनाएंगे, तो उसके साथ ही साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यह जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही कि इसमें से हम ये आगे लगेंगे। अब मुझे लगता है कि जब तक उत्तर प्रदेश है, मैं रहूँ या नहीं रहूँ, तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनता रहेगा, और निश्चित तौर पर मेरे सुझाव पर ये हुआ है। एक सुझाव तो पिछली सरकार ने भी शायद माना था, आपका जो नया मुख्यमंत्री का कार्यालय बना था, वो मेरे ख्याल से सुझाव आप ही का था कि उसका सचिवालय नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें क्या है कि कई जगह पर सचिवालय उसको कहा जाता है। देखिए, उसमें सेक्रेटरी बैठते हैं इसलिए सचिव, लेकिन उसमें मंत्री भी बैठते हैं। तो जनतंत्र में मंत्री अधिक महत्व का होता है, और इसलिए महाराष्ट्र में पहले सचिवालय नाम था, लेकिन मैंने सुझाव देकर ये कहा था कि भाई ये मंत्री यहाँ रहते काम करते हैं, तो इसका नाम मंत्रालय होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में वो मंत्रालय हो गया। तो यही सुझाव मैंने यहाँ दिया कि भाई अब जब नए ये बिल्डिंग बन रही है, तो नई बिल्डिंग में आप सचिवालय ऐसा मत करिए, मंत्रालय, या आपको और कोई उचित शब्द लगता है, और उन्होंने लोक भवन दिया, अच्छा किया। तो अब ये भी देखा जाए कि तो उसमें कोई विशेष बात है क्या? वैसे देखा जाए तो विशेष बात नहीं है, लेकिन उसमें है। आप संविधान के सुप्रीमो हैं, मतलब आप हैं भारत, यूपी में आप ही देखते हैं। पिछली सरकार भी आपने बहुत नज़दीक से देखी, और ये सरकार भी आप नज़दीक से देख लें। बेसिक फ़र्क दोनों सरकारों में आप क्या मान रहे हैं? देखिए, बेसिक फ़र्क यही है कि जनता के साथ जुड़े हुए जो विषय निकलते हैं, उसके बारे में संवेदनशीलता कैसी है, वह मुझे लगता है कि अंतर का विषय है। और तुलना में, ऐसे तुलना करना अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन तुलना में, जैसे आपने अभी जो सवाल पूछा, और या मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, या ऐसा ही मैंने और एक सुझाव दिया था। अब मैंने दिया था, मतलब राज्यपाल ने दिया था। अब राज्यपाल के नाते मैंने क्या सुझाव दिया था कि लोकमान्य तिलक जी के बारे में उनका जो एक दुनिया में मशहूर वाक्य है कि स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वह मैं प्राप्त करूंगा ही। अब यह जो उनका वाक्य है, वह वाक्य कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, और उस समय पर
गांधी जी उतने चित्र में नहीं आए थे, वो बाद में आए हैं। लेकिन गांधी जी भी वो सभा में थे, लेकिन लोकमान्य तिलक जी का उस समय पर दर्जा काफ़ी ऊंचा था। तो उसमें उन्होंने बात करते समय ये कहा कि स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त हूँ। अब मैंने कहा कि 2016 में भाई इसको 100 साल हो रहे हैं और वह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, तो लखनऊ के लिए ये गौरव की चीज़ होगी कि उसकी शताब्दी हम मनाएं। अब नहीं मनाई गई, अब नहीं मनाई गई तो मैं ऐसे सुझाव जो है जितना पीछे लग सकता हूँ मैं करता रहता हूँ। नई सरकार आई, मैंने उनको कहा भाई शताब्दी नहीं तो 101 शब्द वर्ष हो गए, तो कर दिए। ऐसे यह जो संवेदनशीलता है उसमें मैं मानता हूँ कि योगी जी की सरकार अधिक अच्छी है। बीच में वो कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप पिछली सरकार में सलाह की चिट्ठी ज़्यादा लिखते थे, इन दिनों में आपने चिट्ठी लिखना कुछ नहीं, मैं बहुत चिट्ठियाँ लिखता हूँ, बहुत चिट्ठियाँ लिखता हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो ऐसा है कि सामान्यतः अपनी बात सरकार के पास नहीं हो रही है तो क्या करना, तो उसका कारण थोड़ा मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने जब यहाँ राज्यपाल की शपथ ली तो पत्रकारों ने मुझे पूछा कि क्या आप जनता दरबार लगाओगे, तो मैंने कहा उत्तर देते समय कि मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। इसका कारण ये है कि जनता दरबार लगाना ये जनप्रतिनिधियों का काम होता है, तो मैं अभी जनता प्रतिनिधि नहीं हूँ और इसलिए मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैं मेरे राजभवन के सारे दरवाजे लोगों के लिए खुला रखूँगा, जो मुझे मिलना चाहेगा उसको मैं मिलूँगा। और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं एक हर सप्ताह में क्या क्या काम हुआ उसका मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। अब उस रिकॉर्ड के तहत हर बुधवार को मैं वो अपडेट करता हूँ। हाँ, तो इस बुधवार को जो अभी गया उसको मैं 25,000 लोगों को मैं राजभवन में 3 वर्ष 9 महीने में मिला हूँ। 25। तो लोग क्यों आते हैं? लोग इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि मेरी बात किसी ने सुनना चाहिए। और लोग इतना तो समझते हैं कि भाई राज्य के जो प्रमुख होते हैं तो गवर्नर प्रमुख होते हैं, तो कोई नहीं हुआ चलो गवर्नर को बताए। तो लोगों की जो भावनाएं, कठिनाइयाँ, उनको एक जो मन की बात है उसके लिए सामान्यतः लोगों को लगता है और मैं मिलता हूँ। उसमें मेरा इन जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि आया है उसको लगता है कि भाई आखिर मैंने मेरी बात राज्यपाल को बता दी है। अच्छा, दूसरा अनुभव ये है कि मेरे काम के पद्धति में मैं मुख्यमंत्री को या संबंधित मंत्री को पत्र लिखता हूँ, तो जिसका मेरे पास मेमोरेंडम आया है उसको मैं उसकी कॉपी भेजता हूँ। तो उसको इतना लगता है कि भाई हाँ मेरे पत्र का कुछ हो रहा है। फिर योगी जी और अखिलेश जी की तुलना यदि करनी है, तुलना करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन योगी जी मेरे हर पत्र को उत्तर देते हैं कि भाई आपका पत्र मिला है, मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो भी है। और इसलिए जब योगी जी का पत्र मुझे आता है तो मेरे कार्यालय के सिस्टम में उसकी कॉपी मैं जिसने मुझे चिट्ठी दी है उसको भेजता हूँ। और ऐसे में कुछ काम हो भी जाते हैं, सब होते हैं ऐसा नहीं। तो एक कार्यालय की काम की, और वह भी मैं आपको बताऊं, मैंने अकाउंटेंट जनरल में जो काम किया, अपर डिवीजन क्लार्क के नाते, मैंने मंत्री के नाते जो काम किया, इसमें से क्या करने से लोगों को अपने दुख दर्द, संवेदनशीलता, यह समाज के लिए बहुत महत्व की होती है। और इस भूमिका में जो काम ऐसा होता है वो लगता है। और ये कैसा होता है कि ये कौन करेगा उस पर निर्भर है। और इसमें कोई अखिलेश जी ये करते नहीं थे और योगी जी ये करते हैं, ऐसा बात नहीं। जनरल आपने पूछा, इसलिए मैंने बताया कि मैं सारी काम करते करते, भारतीय जनता पार्टी का काम करते समय 2010 से 2014 तक, मतलब राज्यपाल बनने तक, मेरे पास
भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग सेल्स होते हैं काम करने के प्रकोष्ठ, उसमें गुड गवर्नेंस प्रकोष्ठ अच्छा काम करने के लिए वो मेरे पास था। तो उसके तहत मंत्री कैसे काम करें, एक राज्य के मंत्री और दूसरे राज्य के मंत्री एक दूसरे को अपना यहाँ अच्छा काम होता है तो वहाँ कैसे मालूम हो, इस प्रकार का काम भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया था। और इसके कारण मैं भी जानता हूँ कि कैसे काम होना चाहिए। और एक उसका स्वाभाविक ये होता है कि लोगों को लगता है कभी कभी काम नहीं हुआ तब भी हमारी बात सुनी गई। हाँ, ये भी एक बड़ी मान्यता होती है, नहीं तो कोई सुनता नहीं है। और ये कैसा जनतंत्र, ऐसी जो प्रतिक्रिया होती है उसमें निश्चित तौर पर इसका उपयोग। लगभग 21 विश्वविद्यालयों की जहाँ तक मेरी जानकारी है कुलाधिपति नहीं, 28 विश्वविद्यालय कुलाधिपति हैं। किसी ज़माने में AMU और BHU एक ऐसे संस्थान थे, पूरे देश में दुनिया में उनका नाम था। जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, आज की खबर थी BHU में कल गोलियाँ चली, AMU में जिन्ना का विवाद चल रहा है, तो बाकी विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो आपने क्या महसूस किया कि क्या कारण है इसका कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई के इतर बहुत चीज़ें हो रही हैं? ये ऐसा है कि एक सर्वसाधारण बात करनी है तो मैं कर सकूंगा, लेकिन जिन विश्वविद्यालयों का आपने नाम लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये केंद्र सरकार की है, मेरा उससे संबंध, डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन जो 28 यूनिवर्सिटी का मैं कुलाधिपति हूँ, उसमें आप मुझे पूछेंगे कि भाई मैंने क्या किया, तो यहाँ के कई विश्वविद्यालयों के जो दीक्षांत समारोह है वह भी समय पर नहीं होते थे, 3-3, 4-4 साल नहीं होते, डिग्री नहीं मिलती थी लोगों को। हाँ, या परीक्षाओं के परिणाम समय पर नहीं आते थे। तो मैंने अभी 3 साल पूरे होने के बाद मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि जो यूनिवर्सिटी का शैक्षिक कैलेंडर होता है, छात्रों का प्रवेश के बाद पढ़ाई, पढ़ाई के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद परिणाम और परिणाम के बाद दीक्षांत समारोह, ये एक शैक्षिक कैलेंडर मैंने नियमित किया है। और यह नियमित करते समय परीक्षाओं में भी सुधार करने की कोशिश की, चाहे उतने पहले कॉपी की बातें होती थी, डिग्री सर्टिफिकेट भी झूठे छपके जाते थे, उसके कारण उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी बदनाम भी उत्तर प्रदेश के बाहर बड़े पैमाने पर बदनाम थी। तो वह मैंने लाइन पर लाकर अब यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ठीक प्रकार से काम कर रही है। इतना ही नहीं, तो दीक्षांत समारोह में वो पहले का गाउन लोग रहते थे और वो हैट होती थी, मतलब अंग्रेजों के ज़माने की बात थी। उसमें मैंने सभी कुलपतियों को बताकर कि भारतीयता लाओ इसमें, तो उन्होंने सब ने अपने अपने ढंग से भारतीय पोशाक में, हाँ, और सभी ने, अच्छा उसमें भी मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप ऐसा करो या वैसा करो, इसमें परिवर्तन करो। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो AKTU अब्दुल कलाम, उन्होंने तो छात्रों से उसके बारे में कंपटीशन लगाई कि भाई कौन सा ड्रेस होना चाहिए, आप बना लो। और इसका परिणाम बहुत अच्छा हो गया कि अब भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, अब उनके लिए जो संगीत का ड्रेस एक अलग ही होता है, या संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद, तो वो एक अलग होता है। तो एक अच्छा माहौल। लेकिन एक चीज़ बड़ी वो खराब भी लगती है, बापू के आश्रम में आपका फोटो भी लगा है, बापू जी के आश्रम में, वहाँ पे जिन्ना जी की तस्वीर लगी है बापू जी से बात करते हुए। एक तस्वीर को लेकर इतना विवाद क्या उचित है, होनी चाहिए या नहीं? अभी ऐसा है कि जहाँ से विवाद निकला है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो केंद्र सरकार के अधीन है, मतलब राष्ट्रपति के दृष्टि से वो, एक दृष्टि से वो मुखिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना की माननीय राष्ट्रपति जी ने योग्य नोटिस लिए है और उसमें सुधार करने के लिए कैसे ठीक हो सकता है वो ज़रूर देखेंगे। लेकिन ऐसे विषय पर जो मेरा विषय नहीं है उस पर मैंने कोई टीका टिप्पणी करनी उचित नहीं होगा। लेकिन ये बात सही है कि एक ज़माने के विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
इलाहाबाद की भी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में बोलते थे कि भारत का ऑक्सफोर्ड है। हाँ, अब ये तीनों यूनिवर्सिटी की इस समय की हालत अच्छी नहीं है। एक चीज़ लोग और थोड़े डरे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं सुधार पे आ पा रही है, लगातार घटनाएं। तो आपको क्या लगता है कि आपने कुछ लेटर लिखा या कुछ सुधार की बात की? नहीं, देखिए लेटर लिखने पर जिंदा संपर्क भी रहता है, और संपर्क माननीय मुख्यमंत्री से रहता है, वैसे केंद्र सरकार से भी रहता है, गृह मंत्री से रहता है। इसमें दो भाग है। एक तो जो कुछ मानवीय अपराध, क्रिमिनल रेप है, चोरी है, डकैती है, यह एक बात है। अब उस पर अंकुश लगना चाहिए, और अंकुश लगने का काम योग्य ढंग से होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के तुलना में अभी उस भूमिका में अधिक अच्छा काम हो रहा है। मैं लोग किस प्रकार से देखते हैं उसके लिए इसी बात को लेकर मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए। देखिए, बाहर का निवेशक या यहाँ का भी पैसे वाला जिसको निवेश करना है, वह दो बातों की अपेक्षा रखता है। एक तो पहले अपने को मुनाफा मिलना चाहिए, और मुनाफा मिलना है तो काम होगा। अब यह, और इसमें जो सुधार हुआ है वह एक प्रकार से इससे ख्याल में आता है कि 4.28 लाख करोड़ के प्रपोजल प्रस्ताव आए हैं, और कुछ 1600 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी सही। अब पैसे वाले लोग, मुनाफा होगा तो ही लगाएंगे ना, तो यहाँ इतने लोग लगाने के लिए आते हैं, इसका मतलब यह है कि लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ है कि भाई यहाँ उद्योग हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यह विश्वास निश्चित तौर पर महत्व का है। लेकिन ऐसे विषय की जब मैं चर्चा करता हूँ मेरे दिमाग में, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुद्दा आया है तो सुधार हुआ है, तो बीकॉम होने के कारण परसेंटेज में काम करने बोलने की आदत भी है, तो समझो 70% अच्छा है, तो भी 30% और करने के लिए। तो मैं उस भूमिका में जब कानून व्यवस्था के बारे में मेरे मत व्यक्त करता हूँ, तो अधिक अच्छा कैसा हो उस भूमिका में करता हूँ। और इसलिए सुधार की पहले के सरकार में भी आवश्यकता थी, इस सरकार में भी, क्योंकि 70 मार्क मिले, 80 मिले तो आगे बढ़ना चाहिए। तो उस भूमिका में कानून व्यवस्था के बारे में सोचते रहना चाहिए। आखिर जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ ही विकास हो सकता है, और विकास के लिए ये बड़ा आवश्यक है। जो चित्र दिख रहा है कि निवेशक इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, वो एक सुखद इस प्रकार का चित्र है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके जो सरकारी बंगले हैं वो खाली होने चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर से सिद्धांत से सहमत हैं? ऐसा है कि राज्यपाल को व्यक्तिगत कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबने मान्य करना चाहिए। और उसको नहीं करना है तो कानून में भी व्यवस्था है, संविधान में भी व्यवस्था है कि सरकार दूसरा अधिनियम विधेयक ला कर सकती है। और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टीका टिप्पणी करने के लिए बाकी सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन राज्यपाल के नाते मेरे लिए मर्यादा है। एक बस आखिर में दो सवाल और। जब मैं आपके पास आ रहा था तो लोगों ने एक बात कहा था, जो मैंने बताया था लोगों को कि मैं इंटरव्यू करूंगा, तो एक सवाल पूछने को कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी पहल हुई कि गाड़ियों पे नीली बत्ती नहीं लगेगी, आम आदमी और एक वीआईपी आदमी के बीच की बाधा तोड़ी गई मोदी जी के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो अच्छी पहल थी। लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि जब मुख्यमंत्री की फ्लीट निकलती है, गवर्नर की फ्लीट निकलती है, तो 25-25 मिनट तक रास्ते रोक दिए जाते हैं, लोग स्कूल जा रहे होते हैं,
तो व्यक्तिगत रूप से जैसा आपका जीवन है, आप तो आम आदमी से हमेशा मिलते जुलते रहे हैं, तो कभी कभी आप सड़क पे निकलते होंगे तो आप भी चौराहे पे भीड़ देखते होंगे, तो आपको लगता है कि इस व्यवस्था में भी कुछ नहीं change नहीं, होना ऐसा है ना कि ये निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ये बड़ा महत्व का विषय है। और जैसे जैसे वाहन बढ़ रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था है कि जब मुख्यमंत्री या राज्यपाल का फ्लीट जाता है तो रोकते रहते हैं। अब मैं मुंबई का हूँ, मुंबई में कुछ नहीं रोका जाता है, या दिल्ली में भी थोड़ा रोका जाता है। जहाँ जहाँ जिस प्रकार की स्थिति है उस पर ये बात के निर्णय होते हैं, क्योंकि मुंबई में आप किसी को भी रोक नहीं सकते हैं, इतने वाहन चलते रहते हैं, और 2 मिनट आप रोकेंगे तो मुंबई का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मुंबई में नहीं होता है, लखनऊ में तुलना में ठीक है। लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट यह आजकल के जो महत्वपूर्ण विषय है, अब उसमें रेड लाइट है या नहीं है ये सवाल नहीं है, गाड़ी ठीक ढंग से जानी चाहिए, और लोगों को रुकने के कारण असुविधा होती है वह एक बात है। दूसरी भी एक बात है, और वो बात कभी कभी लोगों के ख्याल में नहीं आती है, वो ये है कि जब ऐसा ट्रैफिक रोका जाता है तब कोई गाड़ी अपनी बंद नहीं करता है, चालू रहती है तो उतना पेट्रोल डीजल कंज्यूम होता रहता है, प्रदूषण में भी ये होता है और नुकसान भी होता है। और इसलिए यह एक साइंस है मैनेजमेंट का, वो उस प्रकार से करना चाहिए। आपको लगता है कि आप अपने कार्यकाल में ये पहल कर पाएंगे कि आपका जब काफिला निकले तो ट्रैफिक को ना रोका जाए, आप भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ऐसा है कि ऐसा सुझाव देंगे सरकार को? नहीं, ये लोगों के जो सुझाव होते हैं उसका विचार करके निर्णय करने का काम सरकार को, मतलब जिनको ट्रैफिक संभालना है उनको करना पड़ता है। तो उनके ओर से इस प्रकार के जो सुझाव आते हैं वो अधिक महत्व के होते हैं। आखिरी सवाल, आपकी पसंदीदा काम क्या है जब आप खाली होते हैं? हालांकि आप खाली नहीं होते हैं, जब वैसे खाली होते हैं तो क्या आपको मूवी देखना या पढ़ना या आपका व्यक्तिगत शौक है? ऐसा है कि आपने पहले ही जो पूछा वो सही है कि मैं काम करता रहता हूँ, मुझे काम करने का आनंद है। तो इसलिए मैंने कितने दिन के पहले मूवी देखा और कौन सा देखा, ऐसा प्रश्न आप पूछते हैं तो मेरे पास कोई उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ और काम इतना होता है कि चलता ही रहता है। और एक प्रकार बदले में दूसरे प्रकार का काम करना ये होता है। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, रात को 11 सवा 11 बजे सोता हूँ। खाने के बाद मैं कोई दोपहर को नींद वगैरह नहीं लेता हूँ। काम करते समय एक प्रेरणा कहिए या गति कहिए आती रहती है, और इसलिए लेकिन अखबार पढ़ना है, कुछ विशेष किताब मिला तो वो पढ़ना है, इतना मेरा ऑफिस के काम छोड़कर चलता रहता है। लेकिन एक विशेष ऐसी कोई खुशी की बात है, अब घूमने के दिन अभी 84 हो गया तो अभी घूमने के भी बाहर जाने का नहीं उतना रहा है, लेकिन चलता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। ये थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नायक, जिन्होंने आज हर बात का बेबाकी से जवाब दिया और ये कहा कि आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार को लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। और ये खास बात ये रही है 3 साल के कार्यकाल में 25,000 लोगों से मिलना, उनकी बातों का रिकॉर्ड रखना निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व की तरफ इशारा करता है जो समाज के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है। हमको लगता है कि आपको ये बात आज पसंद आई होगी। अपने विचार हम तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद। आपको भी मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।